Hello students, welcome back to channel Excel Express. The today's topic is majoritarianism in Sri Lanka. श्रीलंका के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ क्या इश्यूज़ थी. अब इस वीडियो में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जो डिफरेंसेस थे वो गवर्नमेंट ने कैसे डील किया. अब डाइवर्सिटी कंट्री में इतनी ज़्यादा थी तो उसके क्या वेज़ हुए होंगे जो गवर्नमेंट ले सकती थी या गवर्नमेंट को लेना चाहिए. ठीक है, तो कंट्री में जब डाइवर्सिटीज़ होते हैं तो उसके दो रास्ते होते हैं, ईदर अकोमोडेट और सेकंड इज़ डिवीज़न. अकोमोडेशन जब होता है तो उसमें एडवांटेजेस होते हैं और जहाँ डिवीज़न होता है तो वहाँ क्लैशेस होते हैं और दंगे फसाद होते हैं. तो हम पढ़ते हैं श्रीलंका में कैसे क्या हुआ, किस तरह से इसको डील किया गया. अब श्रीलंका जो है गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1948. अब सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स के लिए आसान हो गया कि वे वोट गेन कर सके. अब सिन्हाला मेजॉरिटीज़ में थे तो सिन्हाला लीडर्स भी सिन्हाला का फेवर करते थे ताकि उनका वोट बैंक बढ़े. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट किया मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर कि मेजॉरिटी के बेसिस पर काम करना तो है टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. इसे सिस्टम को मेजॉरिटेरियनिज्म कहा गया. अब ये मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है? अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाई डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. माइनॉरिटीज़ की कोई भी सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ majorities and whatever majorities would be speaking, that only would be the final decision the leaders would be taking. ठीक है, तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म था. अब श्रीलंका में कैसे मेजॉरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस किया गया, ये क्या स्टेप्स लिए गए बाय सिन्हाला गवर्नमेंट. फर्स्ट थिंग, 1956 में एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, माइनॉरिटी या तमिल्स को डिसरिगार्ड करके. सेकेंड पॉइंट जो था वो था रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द मेजॉरिटी ग्रुप इंस्टेड ऑफ माइनॉरिटीज़, या प्रेफरेंस दिया गया टू सिन्हाला कम्युनिटीज़ रादर देन द माइनॉरिटीज़ इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस. तो जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मेजॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में. थर्ड पॉइंट जो था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज़्म फॉलो करते थे सिन्हालाज. तो अब गवर्नमेंट बुद्धिज़्म को प्रमोट और प्रिजर्व करेगी भाई, तो बाकी के रिलीजन का क्या, उनके धर्म का क्या फिर. अब इतने सारे गवर्नमेंट मेजर्स लिए जा रहे थे, उससे क्या हुआ या उसका आउटकम क्या था. तमिल्स दे फेल्ट एलियनेटेड, उनको लगा कि वे कट रहे हैं, और फिर सिन्हाला लीडर्स उनके रिलीजन और कल्चर को लेकर कंसर्न नहीं हैं. बनी सी बात है भाई, जब रिजर्वेशंस नहीं मिल रहा था उनको, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था, तो ऑब्वियसली उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था. मतलब तो जब इम्पोर्टेंस नहीं मिला तो उनको लगा कि हम देश का हिस्सा ही नहीं है, और उनको एक कटा हुआ महसूस करने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया, या कटा हुआ महसूस करवा ही रहे थे वो. सेकेंड पॉइंट जो था उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे. पॉलिटिकल राइट्स अगर मिलते तो वो बोलते कि ये प्रॉब्लम है, उनको बोलने की भी इजाज़त नहीं थी. थर्ड पॉइंट जो था, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिन्हाला एंड द तमिल्स. अब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी सिन्हाला लीडर्स तमिल लोगों को यूनिवर्सिटी जॉब्स में प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे. इससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गई, इक्वालिटी नहीं मिली, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, एंड गवर्नमेंट एंड तमिल्स का रिलेशन जो था वो ख़राब होता गया. ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि ये अब कब तक सहते बेचारे अत्याचार, उनको भी बाउंसर देना था. ठीक है ना, क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, और एक नेगोशिएशन होता तो इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते कि चलो भाई तुम्हारी भी सुन लेते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं, है ना. तो दोनों तरफ एक मिडवे नहीं था, या कोई नेगोशिएशंस के लिए तैयार ही नहीं थे, सिर्फ मेजॉरिटी की सुना जा रहा था.
तो उन्होंने भी अपना ये दिया, किस तरह से रिएक्शंस दिए कि फर्स्ट पॉइंट था, उन्होंने पार्टीज़ एंड स्ट्रगल्स लॉन्च करी ताकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का रूप दिया जाए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया या पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई जिसका नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। LTTE, ईलम मीन्स स्टेट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये पॉलिटिकल पार्टी थी, एंड दिस पॉलिटिकल पार्टी वाज फाइटिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट होमलैंड फॉर हिंदू तमिल्स इन श्रीलंका। ठीक है, तो और ये पॉलिटिकल पार्टी थी। बाद में इंडिया ने भी इस पॉलिटिकल पार्टी को काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद ये एक्चुअली कन्वर्ट हो चुकी थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद इसको इंडिया ने भी बॉयकॉट किया या इंडिया ने भी इसको अपोज किया, और इसके लीडर जो थे वो प्रभाकरन थे जिन्होंने इसको बनाया था। 2009 में वो मार दिए गए और ये LTTE के हेड थे। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। ऑब्वियसली बनी सी बात है, देश का नागरिक है अगर कोई वहाँ पर या किसी भी देश में, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो चाहिए ही चाहिए, स्पेशली जॉब्स और एजुकेशन में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रीजनल ऑटोनॉमी। बाद में 1980s आते आते पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि भाई हमें एक अलग से स्टेट बनाने दे दो, मतलब एक अलग स्टेट बना दिया जाए। इस डिस्ट्रस्ट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और सिविल वॉर्स भी शुरू हो गया। सिविल वॉर मीन्स देश के अंदर ही लड़ाई होना, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, और इससे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ सब जो था वो डिस्टर्ब हो गया। लोगों के साथ अत्याचार होने लगे, लोगों ने जान गंवाई और तमिल्स को रिप्रेस किया गया, उनको दबा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इनकी प्रॉब्लम्स जो थी वो सुलझी नहीं बल्कि उलझ गई। 2009 में जैसे मैंने अभी बताया कि प्रभाकरन को मार दिया गया जो कि हेड थे LTTE के। ठीक है बच्चों, तो ये था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में आज का टॉपिक। मिलते हैं एक अलग वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक हैप्पी लर्निंग।